एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के गणित विषय के इस वीडियो में आपका स्वागत किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.2 पूरा होने के बाद प्रश्नावली 1.3 हल करेंगे और प्रश्न संख्या 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों को ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 के जगह √3, √7 और √11 कुछ भी दिया जा सकता है। यहाँ पर √5 है तो इसके जगह कोई भी मान हो सकता है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और जब भी इस तरह का संख्या दिया हो तो उसमें हमको अपरिमेय कह रहा है तो इन संख्याओं को हमें परिमेय में मान लेना है कि ये संख्या परिमेय है, यानी विरोधाभास में चलना है, इसका उल्टा मान लेना है। प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब लिखेंगे यहां, माना कि √5 एक अपरिमेय कह रहा है तो हम यहां मान लेंगे एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या होगा तो उसको यहां लिखेंगे √5 बराबर P/Q, और एक चीज और यहां ब्रैकेट में हमें लिखना है, जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक है और Q = ≠0, और Q = यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो सह अभाज्य क्या होता है, सबसे पहले ये जान लें हम लोग। देखिए, सह अभाज्य का मतलब ये होता है, यानी वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। यानी वो संख्या, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहां पर 1/3, तो ये संख्या जो है स्वयं और अन्य के अलावा, यानी 1 के और 3 के अलावा, इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से यह संख्या विभाजित नहीं है। यानी इसका गुणनखंड जो है 1 और 3, इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से ये संख्या विभाजित है ही नहीं है, तो इसका गुणनखंड केवल और केवल 2 ही निकलेगा, यानी ये दोनों संख्या का। यानी वैसी परिमेय संख्या जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। यानी 3 जो है वो 1 से भी विभाजित होगा और 3 से भी, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, तो वैसी संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहेंगे। वैसी संख्या, यानी इस संख्या का मान लीजिए यहां पर 3/7 दिया हुआ है, तो ये संख्या 1 और स्वयं क्या 3 के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं है। ये भी इसी तरह है, 1 और 7 के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं है। तो सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं, यानी इसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होगा। तो अब यहां पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का भी वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग करेंगे, और फिर ये हो जाएगा P/Q² हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले यहां हम समझेंगे, कोई संख्या अगर रूट में है और वो वर्ग में है, यानी
√5 गुना √5, तो ये दोनों रूट में समान संख्या है, तो रूट इसका खत्म हो जाएगा और ये सिर्फ लिखा जाएगा 5। क्या लिखा जाएगा? 5। यानी समान संख्या रूट में हो और गुना में हो तो रूट खत्म होकर समान सिर्फ संख्या लिखा जाता है। तो यहां पर भी √5 जो है वर्ग का मतलब 2 बार में लिखा हुआ है, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे सिर्फ 5, ओनली 5 लिखेंगे। 5 लिखकर और यहां लिख देंगे, ये हो जाएगा p² बटा q²। अब इसको फिर आगे हमें क्या करना है, तो तिरछा गुना करेंगे। यहां मान लीजिए इसके नीचे यहां पर 1 है, तो तिर्यक गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, तो ये 5 जो है यहां भागा में, तो इधर आएगा। ये q जो है यहां स्क्वायर भागा में है, तो ये इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो हम अब यहां पर इसका तिर्यक गुना करेंगे, तो क्योंकि इसके नीचे 1 है तो ये यहां पर आएगा, तो ये हो जाएगा 5q², 5q², और ये हो जाएगा p²। ये क्या हो जाएगा मेरा? p²। यहां तक करने के बाद अब यदि फिर इसका हम आगे बढ़ते हैं, तो ये 5 जो है गुना में है, 5 गुना में है, अगर ये इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो यहां डायरेक्ट लिखाएगा q² बराबर p², 5 और इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब लिखेंगे यहां कि यहां इस प्रश्न में कुछ ज्यादा लिखना होता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। यहां p² 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है, सपोज दैट एक संख्या है 3 का स्क्वायर, अगर 3 का स्क्वायर 3 से विभाजित है तो 3 भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। मान लीजिए 4 का स्क्वायर यदि 2 से ये विभाजित है, यानी 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो ये संख्या जो है 4, ये भी 2 से विभाजित होगी। यही कहने का यहाँ पर अर्थ हुआ कि p² यदि 5 से विभाजित है तो 5 भी किससे होगी? तो यहाँ p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगी, यानी p भी जो है वो 5 से विभाजित होगी। तब क्या होगा? तो तब लिखना होगा कि p का एक गुणनखंड 5 होगा। गुणनखंड मतलब विभाजित का मतलब, यदि मान लीजिए ये 4 2 से विभाजित है, तो इसका जो गुणनखंड है 4 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुना 2, तो यानी एक गुणनखंड इसमें 2 जरूर निकलेगा। बाकी दूसरा ये कुछ भी हो तो इसको m मान सकते हैं हम, यानी 2m मान सकते हैं, यानी 2 जो है वो गुणनखंड जरूर होगा। तो जब ये 5 से विभाजित है तो एक गुणनखंड इसका 5 होगा, दूसरा कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। तो फिर लिखेंगे यहां तब p का एक गुणनखंड 5 होगा, तब p का एक गुणनखंड 5 होगा। अब हमको जो एक गुणनखंड 5 होगा उसके अलावा कुछ भी अन्य संख्या हो तो यहां लिख देंगे हम कि p बराबर 5m, यानी एक गुणनखंड 5 है। अब इसको यहां समझ लीजिए, यदि मान लीजिए 4 का स्क्वायर यदि 2 से विभाजित है तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। तो जब 4 2 से विभाजित होगा तो 4 का एक गुणनखंड 2 होगा ना, 2 गुना 2, तो एक गुणनखंड 2 होगा, बाकी दूसरा ये कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम m मान लेते हैं। तो इसी तरह यहां जब p का एक गुणनखंड 5 होगा, दूसरा कुछ भी होगा, तो यहां p बराबर 5m। तो p का मान आप क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखने पर फिर लिखेंगे यहां पर p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में p का मान
रखने पर। तो समीकरण एक क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5, पी स्क्वायर बटा 5। तो यहां पर जब आप मान रखिएगा पी का मान, तो ये क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर। तो मेरा ये हो जाएगा 5 स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। यहां पर देखिए 5 स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, यही इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो उतना ही मान आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 5 स्क्वायर बराबर 5, तो यहां पर पी स्क्वायर बराबर 5 था, तो 5 का 5 ही लिख दिए। अब यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपको 5 और इस पूरे को आप तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 25m का स्क्वायर का 25m स्क्वायर भी हो जाएगा। अब यहाँ पर समझेंगे हम, तो ये है 5q, तो 5q स्क्वायर और ये है गुना में, तो ये इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 25 बटा m स्क्वायर। अब ये कट जाएगा 5 एकम 5 और ये कट जाएगा 5 25, तो इसका मान हो जाएगा आपको q स्क्वायर बटा 5 बराबर m स्क्वायर बटा 5m स्क्वायर। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहां भी हम पाते हैं कि यहां q स्क्वायर 5 से विभाजित है, q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब q भी 5 से विभाजित होगा। यहां पर भी देखते हैं कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो यहां भी फिर हमको लिखना होगा। तो हमने लिखा है यहां पर कि यहां q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा। तो अब हम क्या पाते हैं, यहां पर हमने पहले माना है कि p बटा q, जहां p और q सहअभाज्य गुणनखंड है, यानी दोनों का केवल और केवल एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा। यहां देख रहे हैं हम कि 5 दोनों का गुणनखंड है। तो फिर हमको यहां पर समीकरण 1 में देख रहे हैं कि पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, यानी ये भी 5 से विभाजित है। फिर आगे देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, यानी दोनों का एक स्वयं और एक के अलावा अन्य भी गुणनखंड है। तो हमको क्या होता है कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि P बटा Q एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जब यहां पे फिर लिखेंगे हम समीकरण 1 एवं 2 से स्पष्ट होता है कि P बटा Q एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो हम यहां पे पहले परिमेय संख्या माने थे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो हमारा मानना जब असत्य हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। विरोधाभास के थ्रू इसको हल करते हैं, तो इसलिए यहां पे लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये था आपका प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको विरोधाभास के थ्रू हल किया जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकॉन को जरूर दबा दें।